हेलो दोस्तों। तो मिशन रीट आज कंप्लीट हो गया। आशा है आपका पेपर बहुत ही शानदार गया है। शानदार नहीं गया है बड़ी बात नहीं, क्योंकि रीट में टूटा हुआ आदमी ही आरएएस निकालता है बाद में। तो चलिए आंसर की देख लेते हैं। पहला प्रश्न, सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता, यानी राजस्थान के कौन से जिले से सांगरिया सांचौर सांतलपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता? तो इसका आंसर है जैसलमेर जिला। कहाँ से नहीं गुजरता? जैसलमेर से नहीं गुजरता। तो आंसर सही क्या हो जाएगा? जैसलमेर, यानी ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संत चरणदास जी की समाधि कहाँ पे स्थित है? तो देखो, चरणदास जी की समाधि है वो कहाँ है? वो दिल्ली में है। संत चरणदास जी की समाधि दिल्ली में अवस्थित है। आगे चलते हैं। राजस्थानी लोक में, यानी राजस्थानी भाषा में पहेली ने काय के वह है, यानी पहेलिन काय के वहाँ पर राजस्थानी भाषा के मायने। तो सब नेट है राजस्थानी के मायने पहेलिन आपा आडी के वहाँ, काय के वहाँ आडी, यानी आडी आडबो, यानी पहली पूछो, ऐसा कहते हैं ना। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे फेमस आडी है वो क्या है? एडी चालू टेडी चालू। बाकी तो आपको पता ही है। आगे चलते हैं। तो आडी किसे कहेंगे? पहेली को कहेंगे। तो आंसर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है वाला बताना था। तो अधिकतम जनसंख्या जयपुर में है, बिल्कुल है। उसके बाद सर्वाधिक घनत्व भी जयपुर का है, बिल्कुल सही है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का सही है। लेकिन न्यूनतम साक्षरता है ना, वो बाड़मेर की नहीं है। तो हमें क्या पूछा था? जो सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। वे कौन सा कवि है जखारी भक्ति अरे चमत्कार सु वजह सु लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लागा, यानी यह केवल लगे कि परमेश्वर के समान है। तो भाई साहब सयाजी झूला कौन हावे? बस सयाजी झूला हा जखन परमेश्वर के समान केवा लागा। तो जखा भी ऑप्शन सी लगाए हैं बस सही है। तो कहीं चमत्कार करता चलता चलता है एक कर, तो कहीं हो कि दरबार के मायने बैठा बैठे बैठे, ये मतलब सिंपल हाथ आ रगड़बा लागा, थोड़ी देर के मायने हाथ काला होगा और 2 मिनट के बाद में फवोला होगा और 10 मिनट बाद में पाछा सही होगा। तो इहण का चमत्कार करता न अन कहीं के बाल आगा, अन परमेश्वर के बाल आगा। तो इको उत्तर कहीं जैसी ऑप्शन सी जखो भी लगाया है वो इको आंसर सही हो जैसी। बाकी कहीं उत्तर हुआ है जो को बोस है ना, यानी RMSSB बोर्ड है वो ही बतासी जो कोई मनो जासी। आगे चला। बिलाड़ा चुनापत्र क्षेत्र खटे अवस्थित नहीं है, स्थित है। मतलब बिलाड़ा कहाँ पे? चुनापत्र क्षेत्र। तो बिलाड़ा चुनापत्र क्षेत्र वो है जोधपुर में, अवस्थित नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो जोधपुर में तो है। नागौर गंगानगर में नहीं होगा, इस तरह से कह सकते हैं। इसका ऑप्शन सही राइट सी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? तो ये जलभृत है। क्या है? जलभृत, यानी अक्वीफायर है। जिसने भी ऑप्शन ए इसका लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। चंदन बाला रास, क्या नाम है? चंदन बाला रास काव्य रूपरी दीठ सु किण भांतरो काव्य है, यानी चंदन वाला रास है ना वो किन टाइप को काव्य है? तो खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, मिश्र काव्य है, महाकाव्य है। तो देखो खंड काव्य काई हुआ है एक घटना विशेष ने बताओ है ना कोई व्यक्ति की, बिन खंड काव्य के हुआ है। और कोई जीवन विशेष ने पूरा मतलब जीवनी का ही सारी चीज़ें समाहित करा वो महाकाव्य हुआ है। तो चंदन बालाजी को है ना जहाँ संन्यास ले वो ए सारी बातें बताई गई भी मायने कि वह किस तरीका से उत्थान करो। तो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कौन बताई इको मतलब कहीं है वो कहीं है एक महाकाव्य है। चंदन बाला रास है वो महाकाव्य है। ठीक है, माँ का हिसाब से महाकाव्य है। और बाकी तो कहीं क्यों जा सके जो बोर्ड मानसी या बाकी लोग जगह विद्वान लोग ज़्यादा मान रहे हैं वो उत्तर ज़्यादा सही मानो जैसी। अगला प्रश्न पर चला। तो चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी, तो इको उत्तर ऑप्शन सी आई छतरपुर हो जैसी। आगे मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है वो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन डी यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। विजय शाही एक प्रकार की क्या है? तो विजय शाही ही है वो एक प्रकार की पगड़ी का प्रकार है। किसका प्रकार है? पगड़ी का प्रकार है। विजय शाही पगड़ी का प्रकार है, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती वह कौन सा है? तो कुछ प्रश्न तो ऐसे आए हैं ना वो जो 3rd स्टैंडर्ड में पढ़ता है, तीसरी क्लास में बच्चा पढ़ता है
वो भी बता देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान री भक्त कवियत्री गौरीबाई रो जन्म खटे हुई हो, तो गौरीबाई जी को जन्म खटे हुए हो, तो अपन ठाए गौरीबाई जी को जन्म है वो डूंगरपुर में हुई हो, खटे हुए हो डूंगरपुर के मायन है गौरीबाई जी को जन्म हुई हो। अगला प्रश्न पे चलना। हु गोड द 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो सबसे पहले एकलिंग मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में नहीं हुआ था, 8वीं शताब्दी में हुआ था। तो गलती से ये डंडा लग गया, तो गलती हो गई। तो जहां तक संभावना है प्रश्न डिलीट होगा, तो इसका आंसर क्या है, बप्पा रावल जी ने करवाया था। तो उत्तर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इस 18वीं को क्या मानोगे आप, 8वीं शताब्दी। आगे चलते हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र किसका है, तो सबसे ज़्यादा देखो रक्षित वन है। कौन से है, रक्षित, सबसे ज़्यादा है रक्षित वन। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। लगभग 57% के आसपास ये रक्षित वन है। आगे देखते हैं। सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है, तो सपेरे है ना, जो सपेरे जनजाति है वो कौन सा लोक वाद्य बजाते हैं, तो देखो पुंगी बजाते हैं। कौन सा बजाते हैं, पुंगी बजावा चालना, बीन बजावा चालना। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, पुंगी बजाते हैं, सपेरे जनजाति है वो। आगे चलते हैं। बालदा सिरोही, तो टंगस्टन के लिए, तो बालदा सिरोही वाले जो प्रश्न है उसका भंडारण क्षेत्र कौन सा है, टंगस्टन के लिए बालदा सिरोही फेमस है। तो जिसने भी इसका उत्तर टंगस्टन लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नाम की जगह पर मारवाड़ की राजकीय सेना को किसने पराजित किया था, तो ऑब्वियस ये कुशाल सिंह जी थे। कौन थे, ठाकुर कुशाल सिंह जी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है, तो हाड़ौती इसका आंसर हो जाएगा। झालावाड़ की मुख्य बोली हाड़ौती, हाड़ौती है ना, वो झालावाड़ की मुख्य बोली है। आगे चलते हैं। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किस राज्य को सौंप दिया था, तो 1949 में जो सिरोही है उसका प्रशासन बंबई राज्य को सौंप दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। राजस्थान का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में विस्तार में अंतर कितना है, तो 43 किलोमीटर। कितना फर्क है, 43 किलोमीटर का फर्क है पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में। आगे चलते हैं। रीड कोर की स्थापना, रीड कोर है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर में हुई थी, 2004 के साल में हुई थी। तो जिसने भी अक्टूबर 2004 लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। रीड कोर की स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 2004 में रीड कोर की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा कौन सा है, तो कौन सा है सबसे ज़्यादा, मतलब जब परनीजते हैं बहुत सारे जोड़े, तो वो है आखा तीज। आखा तीज पे तो रीट का पेपर अच्छा हुआ, तो इस बार उम्मीद है कि आपके भी आखा तीज पे मतलब फेरे लगी जाएंगे। आगे चलते हैं। बेवाण कला संबंधित है किससे, तो बेवाण कला है वो कास्ट कला से संबंधित है। बेवाण कला कास्ट कला से संबंधित है। तो जिसने भी उत्तर बेवाण कला का कास्ट कला लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अक्कावाली निक्षेप किसके लिए फेमस है, तो अक्कावाली निक्षेप है वो अपने कॉपर यानी तांबा के लिए फेमस है। अक्कावाली है ना, अक्कावाली जगह है, वो तांबा खनिज निकाला जाता है अक्कावाली से। आगे चलते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में, कहाँ पे, बारडोली। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, महाराणा प्रताप की छतरी बारडोली में है। आगे देखते हैं। सॉरी। 1950 से 1953 में कालीबंगा में उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेदा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा वो कौन थे, तो वो अपने अमलानंद घोष साहब थे। कौन थे, अमलानंद जी घोष है ना, उन्होंने कालीबंगा उत्खनन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो उत्तर ऑप्शन डी अमलानंद घोष हो जाएगा। विरुद्ध छेत्री इसके लेखक कौन है, तो दुर्सा आडा। कौन है, जो छेत्री है ना वो आडा साहब ने लिखी है। किसने लिखी है, विरुद्ध छेत्री, दुर्सा आडा साहब ने विरुद्ध छेत्री लिखी है। आगे देखते हैं। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों में फैली हुई है, तो देखो ये अपनी आहड़ सभ्यता है वो इन नदियों के तटों के आसपास फैली हुई है। कौन कौन सी नदियाँ, बनास, बेड़स, गंभीरी, कोठारी नदियों के आसपास ये कौन सी सभ्यता होगी, अपनी आहड़ सभ्यता। आगे चलते हैं। बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां अवस्थित है, तो सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूं मैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल मुलान स्कूल एलआरई का तात्पर्य है लर्न रिवाइज एग्जीक्यूट को ज्वाइन कर ले। वहाँ पे आपको कंटेंट मिलेगा, बहुत सा निःशुल्क कंटेंट मिलेगा, करंट अफेयर मिलेगा, स्पेशल टॉपिक्स भी मिलेंगे। यूट्यूब चैनल आप जहाँ वीडियो को देख रहे हो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि क्वालिटी कंटेंट आपको लगातार मिलता रहे। बाद में ये नहीं करना कि हमने आपको बताया नहीं और हमने इस चैनल को
लेट सब्सक्राइब किया और टेलीग्राम चैनल को लेट ज्वाइन किया। आगे चलते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले के दरवाजे पर किन सूरवीरों की मूर्तियां लगी है? तो हमारे जयमल और फत्ता साहब की। किसकी? जयमल और फत्ता साहब है ना, इनकी मूर्तियां जूनागढ़ किले के दरवाजे पर लगी हुई है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले, सोयाबीन के उत्पादक जिलों की बात कर रहे हैं तो हाड़ौती वाला क्षेत्र होगा, तो कोटा, बूंदी, बारा विकल्प है ना, ये सर्वाधिक उचित प्रतीत होते हैं। आगे देखते हैं बाप बोल्डर बेड। तो बाप बोल्डर बेड है वो कहाँ पे? वो अपने जोधपुर जिले में। कहाँ पे? जोधपुर जिले में बाप बोल्डर बेड अवस्थित है। कन्हैयालाल सेठिया साहब ने कौन सी कृति कन्हैयालाल सेठिया साबरी नहीं है? कोन्नी। कौन सी कोन्नी? तो मिंजर तो है, लीलटांस भी है, माइड्रो हेलो भी है। मिंजर, लीलटांस, माइड्रो हेलो तो है, पर वो सोन मिरगला कोनी। कहीं कोनी? सोन मिरगला कोनी। तो अपन कहीं पूछो कि कौन सी कोनी, तो इको उत्तर कहीं जैसी, ऑप्शन बी को उत्तर जैसी। ठीक है, अगला प्रश्न पर चला। डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः कौन से जिलों में पाई जाती है? तो डामोर तो देखो अपने दक्षिण राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में। कहाँ पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। मालवी की उपबोली क्या है? तो रांगड़ी है ना, वो मालवी की उपबोली है। तो मालवी की उपबोली वाले प्रश्न में जिसने भी रांगड़ी उत्तर लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर के किस शासक ने अपनी पुत्री का विवाह शाहजादा सलीम, जिसे हम जहांगीर भी कहते हैं, उसके साथ में कर दिया था? कब? 1585 में। तो कौन से महाराजा की बेटी थी? वो थी भगवंत दास की बेटी, जिसका विवाह किसके साथ हुआ? शहजादा सलीम के साथ हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु यानी BSHW वाला कहाँ है? तो इनमें से देखो जो झुंझुनू है ना, यहाँ पे BSHW जलवायु पाई जाती है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? सीधी सी बात है, अपने चंबल बेसिन में। कहाँ पे? चंबल बेसिन में बीहड़ पाए जाते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। गोरखनाथ जी से दीक्षा किसने ली थी? जो गुरु गोरखनाथ जी है उनसे दीक्षा किसने ली थी? तो अपने जामोजी महाराज है ना, जामोजी महाराज है, इन्होंने गुरु गोरखनाथ जी से दीक्षा ली थी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जामोजी महाराज। अगला प्रश्न है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? तो राजस्थान की सीधी सी बात है, दजिया और चिमाता दो फेमस कृषि विधियां हैं। तो इसमें से विकल्प कौन सा है? दजिया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार के विजेता नहीं रहे? तो देखो अनूप कुमार साहब रहे थे, वीरेंद्र पुनिया साहब भी रहे थे, सागरमल दायल भी साहब भी रहे थे, लेकिन जो महेंद्र सिंह जी है ना, ये नहीं रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन डी है, महेंद्र सिंह जी, ये गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। पब्लिक स्कूल की विशेषता कौन सी नहीं है? तो देखो पहला कह रहा है आवासीय विद्यालय होते हैं, सुविधायुक्त होते हैं और किशोरों से के व्यक्तित्व विकास पर ध्यान देते हैं। तो ये सारी विशेषताएं पब्लिक स्कूल की विशेषताएं है। कौन सी है पूछा है, तो सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो सारी अच्छी बातें हो तो ज़्यादातर में क्या होता है? अच्छी बातें आंसर होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादातर में, हर प्रश्न में नहीं लागू होता है ये नियम। आगे चलते हैं। RTE की धारा 14 सुनिश्चित करती है। RTE राइट टू एजुकेशन है, उसकी सेक्शन 14 है, वो क्या सुनिश्चित करती है? तो सेक्शन 14 कहती है कि अगर जैसे मान लीजिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन में कमी रहेगी ना, तो उसे ये नहीं कहा जा सकता बालक से कि भैया तुम्हारे पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, चलो भाई वो नहीं, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। तो किसी बालक को आयु का सबूत ना होने के कारण विद्यालय में प्रवेश से इनकार नहीं किया जा सकता। ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है? तो देखो बाल मित्र योजना है ना, वो जो लैंगिक उत्पीड़न से, जो सेक्सुअल हैरासमेंट से प्रभावित बच्चे हैं ना, उनको सहायता देना है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। RTE अधिनियम 2009 के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में कक्षा 1 से लेकर 5वीं हेतु कार्य दिवसों और शिक्षण घंटों, यानी कितने तो कार्य दिवस होने चाहिए एक साल के अंदर और कितने घंटे का शिक्षण किया जाना चाहिए। तो पहली से 5वीं की बात कर रहे हैं तो 200 तो कार्य दिवस होने चाहिए। ठीक है, और 800 कार्य घंटे होने चाहिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन ए इसका लगाया है उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य, देखो सीधी सी बात है, कोई भी भूखा ना सोए। इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य क्या है? कोई भी भूखा ना सोए। ये बहुत बड़ी विजनरी स्कीम है सरकार की। हाँ, मतलब ये सही व्यक्ति के पास में, क्योंकि कोई भूखा व्यक्ति है उसके पास में भोजन पहुंचेगा, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये उद्देश्य है इंदिरा रसोई योजना का कि कोई भी भूखा ना सोए। अगले प्रश्न में चलते हैं। कुर्जा
किस जिले का शुभंकर है? तो बहुत ही आसान शुभंकर पूछा है, तो जोधपुर जिले का है। कुर्जा जोधपुर जिले का शुभंकर है। और पढ़ना लिखना अभियान, इसके लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो पढ़ना लिखना अभियान के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो है 15 ईयर। क्या है? 15 साल की उम्र से न्यूनतम आयु है पढ़ना लिखना अभियान के संदर्भ में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ददरेवा किसका जन्म स्थान है? तो अपने गोगाजी महाराज है ना, कौन? गोगाजी महाराज, उनका जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा। और ददरेवा कहाँ है? चूरू में। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पाद संबल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों के लिए कितने रुपए का अनुदान यानी सब्सिडी दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा? तो भैया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने जो पिछला बजट आया था, इस बजट में नहीं पिछले बजट में कहा था कि 5 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यानी जो भी मतलब जो कंपनी पे कर रही है दूध वाले को, किसान जो दूध उत्पादित करता है उसको, किसान उत्पादित करता है उसको, साथ में 5 रुपये सरकार भी अलग से देगी। तो उसकी जो दूध क्या कह सकते हैं एक तरीके से, ये उसकी 5 रुपये बचत होगी, क्योंकि दूध उत्पादन करने में इतना पैसा तो लग ही जाता है। डेयरियाँ कितना दे रही है? बहुत कम दे रही है, और ये सरकार द्वारा दिया ही लगभग बच रहा है 1 लीटर पे, ये मान के चलो। सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट, क्या है प्रोजेक्ट का नाम? सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट। ये कब शुरू किया गया? बहुत पहले शुरू किया गया था, 1961 में। कब? 1961 में सेकेंडरी स्कूल टेलीविज़न प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में प्रावधान करता है? तो जो 243A मतलब कौन सा? 243A है, वो ग्राम सभा के संदर्भ में बातचीत करता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 243A। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान अवस्थित है? तो ऊंट अनुसंधान संस्थान सीधी सी बात है बीकानेर में, जोहड़बीड़ में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के लिए पात्र है? तो देखो शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है ना, इसमें हेयर ड्रेसर, कोई मतलब जिसने नाई की दुकान कर रखी है 18 से 40 साल की उम्र का, वो पात्र है, बिल्कुल है। जो कोई दर्जी है, टेलर साहब है 18 से 40 के, वो भी है। प्लम्बर साहब है, वो भी 18 से 40 साल की उम्र के है। तो और बाद में कोई स्ट्रीट वेंडर है, जैसे मान लें केले का ठेला लगा रखा है या फिर कोई ठेला लगा रखा है, तो वो चिन्हित वो सारे व्यक्ति है ना इसमें पात्र होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार, यानी राइट टू एजुकेशन अधिनियम है 2009, उसकी एक तो सेक्शन 8 और एक सेक्शन 9, इसमें विद्यार्थियों को जो अधिगम सामग्री है ना ये उपलब्ध कराने का दायित्व किसका है? तो इसमें जो 8-9 में कह रखा है समुचित सरकार, और समुचित सरकार में क्या आता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार। तो देखो ये मुझे लगता है दोनों ही आएगी, कि यानी जो जिस विद्यालय पर जिसका रेगुलेशन है ना वो आएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन वैसे तो मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है मुझे, लेकिन इसका आंसर वैसे केंद्र सरकार मान के चलो आप, ज़्यादा ये केंद्र सरकार ही माना जाएगा जहाँ तक लगता है। आगे चलते हैं। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 राज्यों में से कितने राज्यों में, यानी कितनी जो रियासतें हैं वहाँ पे लोक सेवा आयोग थे? तो टोटल 22 प्रांतों में से सिर्फ 3 जगह ही है ना लोक सेवा आयोग थे जब राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना राजस्थान में 2 अक्टूबर 2021 को प्रारंभ की गई? नहीं, ये 5 अक्टूबर को प्रारंभ की गई थी। तो इस पहला कथन तो गलत हो जाता है। और दूसरा कह रहा है कि योजना का उद्देश्य राजस्थान के छात्रों को विश्व के शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों, यानी पूरे वर्ल्ड के जो टॉप के यूनिवर्सिटीज़ है ना वहाँ पे पढ़ाया जाएगा उनको। तो ये कथन तो बिल्कुल सही है, दूसरे वाला तो। लेकिन पहला कथन जो डेट दे रखी है वो गलत दे रखी है, तो ये गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 गलत है और 2 सही है ना। तो जिसने भी 1 गलत है 2 सही है वाला विकल्प पे गोला करके आए हैं उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे? तो अब्दुल्ला जी पीर का मकबरा है वो है अपने बांसवाड़ा में। अब्दुल्ला जी पीर का मकबरा कहाँ पे है? बांसवाड़ा जिले में अवस्थित है। आगे चलते हैं। विरासत योजना, इसके अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के पुरुष हस्तशिल्पियों को जो ब्याज दर है 10 लाख रुपए तक, जो विरासत योजना है ना उसमें जो अल्पसंख्यक समुदाय है हमारे, अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब जो मुस्लिम हो गए, पारसी हो गए, ईसाई हो गए, सिख कम्युनिटी होगी राजस्थान में, अगर वो मतलब कोई कार्य करना चाहते हैं तो उनको 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। और उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगी ना वो कितनी लगेगी? वो 5% लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे महिला होती तो इंटरेस्ट रेट 4% लगती, लेकिन यहाँ पुरुषों के संदर्भ में कह रहा गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी 5% हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो जो शिक्षा है ना, एजुकेशन, वो संवर्ती सूची का विषय है। यानी शिक्षा के संदर्भ में कानून केंद्र भी बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले केसी मालू साहब, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संगीत से संबंधित है। यानी वीणा के सीट है ना, शायद केसी मालू साहब ही इसके ऑनर है, वीणा के सीट के। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संगीत से संबंधित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। डाइट का पूरा नाम क्या है? तो डाइट का पूरा नाम है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन सी यानी जिला शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान लगाया, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चंदेरिया कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे आप खड़े होकर देखते हो ना, चंदेरिया वाला संयंत्र रहता, शानदार दिखता है आपको। तो किससे संबंधित है वो? तो जस्ता से। किससे? ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। मिशन बुनियाद कार्यक्रम ये कब शुरू किया गया? ये 5 सितंबर 2022 को शुरू किया गया। कौन सा कार्यक्रम है? मिशन बुनियाद कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 5 सितंबर 2022 को। तो जिसने भी 5 सितंबर 2022 आंसर लगाया है, उसका आंसर तो बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न में चलते हैं। जोधपुर में IT जॉब फेयर नौकरी मेला का आयोजन कब हुआ? तो जो अब देखो यहाँ कन्फ्यूज हो गए बच्चे, ये कह रहे हैं कि दिसंबर या नवंबर। तो इसका आंसर होगा 13 नवंबर 2022। जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? तो जनवरी 1544 में। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 जनवरी के महीने में लड़ा गया। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और भारत के प्रथम लोकसभा चुनाव में, जब पहले लोकसभा चुनाव हो रहे थे, उस समय कितने राजनीतिक दलों ने भाग लिया था उसमें? तो 14 राजनीतिक दलों ने। कितने? 14 राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे उस समय। वैसे टोटल 51 के आसपास राजनीतिक दल थे, 51 या 52 ऐसे कुछ थे, एग्जैक्टली मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन उनमें से 14 थे ना, वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल थे। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सरकारी आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग, पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग और आनंदपुर शाही प्रस्ताव। तो देखो बात करते हैं सरकारी आयोग की, तो ये 1983 जून के महीने में एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद प्रशासनिक सुधार आयोग की, पहले प्रशासनिक सुधार आयोग की बात करते हैं तो 1966 में। उसके बाद पुंछी आयोग 2007 में, राजमन्नार 1969 में और आनंदपुर साहिब आयोग है ना 1973 में। तो इस प्रकार क्या स्पष्ट हो रहा है? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले यानी प्रशासनिक सुधार आयोग 2 वाला हो जाएगा। उसके बाद में 4 यानी राजमन्नार आयोग हो जाएगा। उसके बाद में 5 यानी आनंदपुर साहिब वाला 1973 हो जाएगा। उसके बाद में 4 यानी राजमन्नार आयोग, नहीं, उसके बाद 1 यानी सरकारी आयोग हो जाएगा। और उसके बाद में लास्ट में कौन सा आता है? पुंछी आयोग। और पुंछी कब आए थे? तो पूंछ लास्ट में आती है। तो इस तरह से आप इसे रिकॉल कर सकते हो। ये लास्ट में कौन सा ऑप्शन 3 आया है, तो 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति में कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के संदर्भ में पृथ्वी का परिभ्रमण गति है, महासागर की लवणता में भिन्नता ये भी है, वाष्पीकरण और वर्षा ये भी है। लेकिन चंद्रमा की आकर्षण शक्ति है ना, ये महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारक नहीं माना जा सकता। ये ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारक तो होता है, लेकिन महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति का कारण ये नहीं है। तो उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित महाजनपदों में से चंपा किसकी राजधानी थी? तो देखो अंग चंपा, क्या अंग है वो चंपा की कैपिटल थी। तो इसका आंसर यानी चंपा है वो अंग महाजनपद की कैपिटल थी। सॉरी, वाइजा वर्षा है, मैंने इसका उल्टा बोला था, अब सही कर दिया। संविधान सभा ने BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन, तो अगस्त का महीना था, 29 तारीख थी, 1947 का साल था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री तो राजकुमारी अमृत कौर जी है ना, ये पहली महिला मंत्री थी और इनको स्वास्थ्य विभाग दिया था। मतलब कौन सी मंत्री थी ये? स्वास्थ्य मंत्री थी कह सकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर जी भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री थी, यानी महिला थी और केंद्रीय मंत्री बनी सबसे पहले वो राजकुमारी अमृत कौर जी थी। तो जिसने भी ऑप्शन डी अमृत कौर लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से? अगर हम बात करते हैं नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, तो वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1906 में जो कलकत्ता अधिवेशन है ना, उसकी अध्यक्षता दादाभाई नौरोजी ने की। हुआ क्या? 1906 तक गरम दल नरम दल दोनों अस्तित्व में आ गए थे।
तो गरम दल वाले चाहते थे कि हम अपना अध्यक्ष बनाएं किसी को, तो बाद में लेकिन नरम दल वाले तेज़ निकले, उन्होंने लंदन से दादाभाई नौरोजी को बुला लिया और उनको अध्यक्ष बना दिया। तो उसमें दादाभाई नौरोजी है ना, उनको कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता प्रदान की गई थी 1906 में। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 74वें संविधान अधिनियम संशोधन अधिनियम में प्रत्येक राज्य के लिए नगर पालिका को गठन का प्रावधान, मतलब जो 74वां संविधान संशोधन है ना, उसमें जो नगर पालिका हो उसके संदर्भ में कौन सा नहीं है। नगर पंचायत तो होती है, नगर पालिका परिषद भी, काउंसिल भी होती है, नगर निगम भी होता है, लेकिन टाउन एरिया समिति उसमें संदर्भित नहीं है। तो जो पूछा है नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाउन एरिया समिति। जिसने भी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है। संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है, कौन नहीं है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, यानी राष्ट्रपति साहब है, महान्यायवादी भी है और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल भी है, लेकिन सीएजी उसमें शामिल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीएजी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अकबर के जन्म कहाँ पे हुआ था, तो अमरकोट में। अमरकोट वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है वैसे, लेकिन वहाँ पे अकबर का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमरकोट इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। सुमेलित करना है, तो देखो ये सीधा सीधा है, 1 2 3 4 इसका आंसर है। ऋग्वेद ऐतरेय ऋग्वेद से संबंधित है, पंचवी सामवेद से, और शतपथ यजुर्वेद से, और अथर्ववेद से गोपद संबंधित है। तो इसका आंसर हो 1 2 3 4। जिसने भी ऑप्शन ए यानी 1 2 3 4 लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यानी कौन से वाद में संविधान ने जो अपना सुप्रीम कोर्ट है यानी उच्चतम न्यायालय, उसने कहा था कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो संविधान का भाग नहीं है। तो जो बेरुबारी वाला मामला हुआ था ना, उसके निर्णय में ये कहा था सुप्रीम कोर्ट में, हालांकि बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं बताया था संविधान का भाग प्रस्तावना को, वो बेरुबारी संघ मामला था। अगले प्रश्न में चलते हैं। और इसमें बताया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए, बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिए, सही है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी से लिए, सही है। लेकिन समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, ना कि कनाडा से लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी जलधारा को गल्फ स्ट्रीम के समान मान सकते हैं, तो इसमें जो कैलिफोर्निया धारा है ना, उसको गल्फ स्ट्रीम के समान माना जा सकता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। किस लोकसभा में सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई, तो जो छठी लोकसभा थी ना, उसमें मात्र 19 महिलाएं निर्वाचित हुई थी, पहली में 22 हुई थी। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि छठी जो लोकसभा है उसमें सबसे कम महिलाएं निर्वाचित हुई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 1976 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था की स्थापना की थी, तो द इंडियन एसोसिएशन नाम की जो संस्था है उसकी स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कब, 1876 में, 1876 में। अगले प्रश्न में चलते हैं। अशोक का रानी का स्तंभ लेख कहाँ पे है, इलाहाबाद में। कहाँ पे, इलाहाबाद में नहीं है, ये है प्रयागराज में, क्योंकि इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया। क्या हो गया, प्रयागराज हो गया। तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी प्रयागराज होगा, इलाहाबाद। चलो, पहले पुराना नाम इलाहाबाद था। आगे चलते हैं। अशोक की शाहबाज गढ़ी और मानसेरा से प्राप्त अभिलेख कौन सी भाषा में, तो शाहबाज गढ़ी और मानसेरा के जो अभिलेख है ना, वो खरोष्टी लिपि में। किस में लिपि में, कौन सी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, कौन सा नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था, तो जो पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य और अन्य जीवों की रक्षा, ये 48A में वर्णित है और ये बाद में जोड़ा गया था। तो जिसने भी पर्यावरण का संरक्षण और वन और अन्य जीवों की रक्षा आंसर लगाया उसका सही होना चाहिए। वैसे तो देखिए हमने प्रश्न की जो आंसर आइडेंटिफाई करने में ना पूरा ध्यान दिया है, लेकिन अगर एक आधा प्रश्न इधर उधर होता है तो आपको उसे मतलब हाइपर नहीं होना है, हो जाता है। और एग्जैक्ट तो बाद में जो आंसर की आएगी ना वही आंसर होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो पहला कह रहा है कि पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से 5 वर्ष होता है, सही बात है। दूसरा कह रहा है पंचायत के विघटन के बाद 6 महीने की अवधि समाप्त होने से पूर्व चुनाव संपन्न करने होंगे, सही बात है। आगे डी में कह रहा है यदि पंचायत के विघटन के बाद शेष अवधि 6 माह से कम है तो चुनाव कराना आवश्यक नहीं है। अगर मतलब विघटित हो गई पंचायत और अगले चुनाव होने में मात्र 6 महीने बचे तो चुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है, ये भी सही बात है। इसका मतलब गलत क्या है, यानी शीघ्र चुनाव के बाद नवगठित पंचायत 5 वर्ष के कार्यकाल तक रहती है, नहीं। अब वो जितना समय रहा ना, जैसे मान लीजिए पहले पंचायत थी उसने 1 साल कार्य किया और वो विघटित हो गई, अब नई पंचायत 4 साल के लिए कार्य करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था कौन सा गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी गलत है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास मौजूद नहीं है, तो राष्ट्रपति देखो धन विधेयक को अनुमति दे सकते हैं, ठीक है, अनुमति को रोक सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते।
पुनर्विचार के लिए लौटा ही नहीं सकते, है ना। और संशोधन की सिफारिश करना तो दूर की बात है, यानी संशोधन करना नहीं करना वो तो सरकार का दायित्व है, राष्ट्रपति साहब उसमें लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अनुमति देना नहीं देना या पुनर्विचार के लिए लौटाना, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में तो लौटाना भी मतलब उनके पास अधिकार नहीं है। तो 1 और 2 मतलब 3 और 4 मतलब नहीं है, ये पूछा है ना। तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते, ये नहीं कर सकते, संशोधन की सिफारिश कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो ऑप्शन 3 और 4 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एहो ह्यूम है वो कौन थे? तो जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया था ना, तो वो एक सेवानिवृत्त भारतीय सिविल सेवक थे। क्या थे? सिविल सेवक थे, सिविल सर्वेंट थे। आगे चलते हैं, छावनी बोर्ड प्रशासित किया जाता है। तो छावनी बोर्ड है ना, वो केंद्र सरकार के द्वारा प्रशासित किया जाता है। हमारी जो होम मिनिस्ट्री है ना, वो देखती है छावनी बोर्ड को प्रशासन, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, तो क्षेत्रीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है ना, चेयरमैन, वो अपने होम मिनिस्टर साहब होते हैं। कौन होते हैं? होम मिनिस्टर साहब होते हैं। नहीं अभी हमारे होम मिनिस्टर कौन है बताइए? अमित शाह साहब है ना, तो वो इसके अध्यक्ष है। प्रधानमंत्री साहब इस क्षेत्रीय परिषद के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखो इतने कितने टफ क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे? ये है भाई साहब अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। इतना खतरनाक पर्सन जो सही करके आया ना, उसे तो मतलब कितने तोहफे की सलामी देनी चाहिए। पंचायती राज संस्था में अनुसूचित जाति के लिए सीटों का आरक्षण की व्यवस्था किस राज्य में नहीं है? यानी जो अनुसूचित जाति है, अपनी एससी कैटेगरी है, वो उनके लिए आरक्षण है, वो कौन से राज्य में नहीं है? तो वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी जाति है ही नहीं ना, इस कारण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीयों को प्राप्त विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त विदेशियों को नहीं है। तो इसमें से कौन सा आएगा? ऑप्शन ए, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से निषेध, ये भारतीयों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। बाकी सारे कानून के समक्ष समता, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये विदेशियों को भी प्राप्त है, ठीक है। तो जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन ए यानी धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव वाला लगाया है टिक, उसका आंसर हो जाएगा सही। आगे देखते हैं, 1191 में तराइन के युद्ध में किस शासक ने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? अब देखो एक और खतरनाक प्रश्न आ गया। तो ये पृथ्वीराज चौहान साहब है, इन्होंने मोहम्मद गौरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। अगला प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव क्या नहीं है? तो देखो कई उत्पादों की नीची कीमतें होगी, सही बात है। कई उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, बिल्कुल सही है। कई नए कामों का सृजन हुआ है, सही बात है। लेकिन निम्न जीवन स्तर कैसे होगा? उल्टा जीवन स्तर तो बढ़ा है। अगर हम अमेरिका से अपने जीवन स्तर को कंपेयर करने लगेंगे, कनाडा से कंपेयर करने लगेंगे, तो जीवन स्तर बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा, बिल्कुल बात है। तो निम्न जीवन स्तर तो प्रभाव बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, निम्न जीवन स्तर। अगले प्रश्न में चलते हैं, दिसंबर 29, 2022 राजस्थान में स्वयं सहायता समूह की अधिकतम संख्या वाले जिले। तो मैंने आपको एसएचजी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, सबसे ज़्यादा एसएचजी किस राज्य में है, ठीक है। उसी साइट से क्या निकाला है कि जो सर्व अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा राजस्थान में? तो अलवर है। अलवर में 8,000 से प्लस एसएचजी है। वो कौन से एसएचजी की बात कर रहा हूँ मैं? जो एनआरएलएम में रजिस्टर्ड एसएचजी है ना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसमें जो रजिस्टर्ड एसएचजी उनकी बात कर रहा हूँ। तो अलवर में 8,000 से प्लस है, जबकि करौली 7,000 के आसपास है, चूरू में 7,000 है, भरतपुर में 7,000 के आसपास है। लेकिन अलवर में कितने हैं? 8,000 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा एसएचजी किस जिले में है इनमें से? तो अलवर में है। वैसे शायद उदयपुर में 20,000 के आसपास एसएचजी है। अगले प्रश्न में चलते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कह रहा है जो ऑप्शन सी है ना, वो सही नहीं है। क्या कह रहा है कि जिला आयोग द्वारा वस्तुओं और सेवाओं में 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मामले देखे जाते हैं। तो जो जिला आयोग है वो तो 50 लाख से कम के मामले देखता है, ना कि 1 करोड़ से अधिक। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड का कार्य नहीं है? यानी राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड है ना, उसका कार्य कौन सा नहीं है? तो मंडी क्षेत्र में संरचनात्मक विकास करना ये कार्य है, बिल्कुल है। किसानों को प्रशिक्षण देना ये इनका कार्य है, बिल्कुल है। विपणन प्रणाली को सुधार करना, जो मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है ना मंडी के अंदर, उसको सुधार करना बिल्कुल है। लेकिन कृषि उत्पादों की कीमत का निर्धारण थोड़ी करेगी कृषि विपणन बोर्ड, नहीं, कीमत का निर्धारण नहीं करेगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है? तो देखो चंद्रमा है ना, पृथ्वी का चक्कर वैसे देखते हुए 27 दिन
और 7 घंटे के आसपास पूरा करता है। तो अगर वैसे कहे तो ये 27.3 दिन होता है। क्या होता है? 27.3 दिन होता है। अब आप 27 दिन मानोगे कि 27.5 दिन मानोगे? अब देखो, अब 27.3 है, वो किसके ज़्यादा नज़दीक है? 27.5 के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका आंसर क्या मानोगे? 27.5 दिन मानोगे। वैसे चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर है वो 27.3 दिन में पूरा करता है, ना कि 5 दिन में। लेकिन एग्जामिनर ने या तो एक्स्ट्रा होशियारी की है, या फिर मतलब टाइपिंग मिस्टेक, तो उसका मतलब जन्म से तो अधिकार है ही। 8वीं शताब्दी को 18वीं शताब्दी कर रहा है, तो फिर क्या कर सकते हैं। आगे देखो, उष्णकटिबंधीय बागानी कृषि के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों तथा फसलों को सम्मिलित करना है। ठीक है, तो केला, तो इसका आंसर देखो, केला है ना, वो कहाँ होता है? वो मध्य अमेरिका में काफ़ी होता है। कहाँ होता है? मध्य अमेरिका हो जाएगा। ए के साथ 4, बी के साथ यानी गन्ना है, वो कहाँ होता है? क्यूबा में। तो चीनी का कटोरा कहते हैं ना क्यूबा को, तो इस कारण सीधा सीधा आपको पता चली गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उसके बाद में चाय, अपने श्रीलंका में चाय बहुत होती है, सही बात है। वो रबड़ मलेशिया में काफ़ी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, जिसने भी लगाया है क्या 4 2 1 3, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमें सुमेलित करना था, तो गहन निर्वाह कृषि का मतलब अपने जीवन को यापन करने के लिए जो खेती की जाती है, एक ही ज़मीन पे बहुत बार फसल उत्पादित की जाती है, इस प्रकार खेती को निर्वाह कृषि कहते हैं। और कहाँ होती है? तो अपने गंगा वाली बेसिन में, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत है और क्षेत्र कम है, तो ऑब्वियसली बात है गहन निर्वाह कृषि की जाएगी। मैंने आपको डिटेल से बताया भी है। उसके बाद में अगर बात करें भूमध्य सागरीय कृषि, तो इसकी ये सांता आना नदी बेसिन में भूमध्य सागरीय कृषि होती है। व्यापारिक अन्न उत्पादक, तो ये जो मरे डार्लिंग है ना ऑस्ट्रेलिया वाला, वहाँ पे व्यापारिक और स्थानांतरण कृषि होती है कांगो बेसिन में, क्योंकि यहाँ जंगल बहुत है, फिर उसको काटो, फिर वहाँ खेती करो, फिर दूसरी जगह करो, इस तरह से चलता है। तो इसका आंसर जिसने भी 4 2 1 और 3 लगाया है, उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, भारत में 2021-22 में सेवा क्षेत्र में सकल जोड़े गए मूल्यवर्धन में वृद्धि का अनुमान, यानी जो सर्विसेज है वो कितनी बढ़ी है 21-22 में? तो वो बढ़ी है 8.2% से। कितनी बढ़ी है? 8.2% से बढ़ी है अपनी सर्विस सेक्टर। 21-22 की इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यानी पिछली बार हमें पता है जो कृषि तो बढ़ी थी, उसके बाद में सर्विसेज भी बढ़ी थी, और उद्योग भी ज़बरदस्त बढ़ा था, और सेवा भी बढ़ी थी। तो सेवा है ना वो 8.2% से बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि देखो उससे पिछले साल क्या हुआ था, कोरोना काल के कारण सेवा तो एकदम ठप हो गई थी, तो इस कारण काफ़ी 8.2% की रेट से वो बढ़ी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? तो जो फूड सिक्योरिटी कहते हैं ना हम, जो फूड सिक्योरिटी का ये 2013 का अधिनियम है। कब का है? 2013 का। ये सितंबर अक्टूबर के महीने में शायद पास हुआ था, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। खमसीन पवन को डॉक्टर विंड के नाम से किस क्षेत्र विशेष में जाना जाता है? तो डॉक्टर विंड हमें अच्छे से पता है, गिनी तटीय क्षेत्र इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2022 में भारत में मानव विकास सूचकांक में प्रथम कोटि राज्य, अगर मतलब जैसे इसमें तो श्रेणी अलग अलग कर रखी थी, जैसे बड़े राज्य छोटे राज्य, लेकिन सबको मिला लेना, यूनियन टेरिटरी छोटे राज्य बड़े राज्य सबको, तो उसमें टॉप करेगा वो अपना गोवा करेगा। कौन सा करेगा? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में मानव विकास सूचकांक में पहली कोटि प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? वो है अपना गोवा। कौन सा है? गोवा। अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सी झील शिकागो शहर से संबंधित है? ये तो सबने सही किया, मिशिगन झील है वो शिकागो शहर से संबंधित है। कौन सी? मिशिगन झील से संबंधित है शिकागो शहर। आगे ये प्रश्न मैंने आपको बहुत बार बताया है। समुद्र की सतह पर औसत वायुदाब कितना दर्ज किया जाता है? तो समुद्र की सतह पे जो औसत वायुदाब है ना, वो 1013.25 MB। अब आपको पता था कि 1013.25 M है, लेकिन MB है कि MG है? लेकिन मिली बार होता है ना मेरे भाई, तो मिली बार लगाना था ना, क्यों MG लगाया? ठीक है, लेकिन आगे ध्यान रखना है। अरे मैं उनको नहीं कह रहा हूँ जो सही लगा के आए हैं, आप तो बड़े टैलेंटेड बच्चे हो, लेकिन मैं उन बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने गलत लगाया है, लेकिन RS वाले एग्जाम में ये नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से हमें गलतियाँ सीख के आगे बढ़ना है। सही अभिव्यक्ति क्या है? तो मतलब NNP क्या होता है? तो सीधी सी बात है, GNP में से डेप्रिसिएशन निकाल दो तो NNP आता है। कितनी बार बताया? उसके बाद में दूसरा क्या कह रहा है? फैक्टर कॉस्ट है ना, NNP फैक्टर कॉस्ट पे वो नेशनल इनकम कहलाती है, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर पहला भी सही है, लेकिन जो तीसरे वाला और ज़्यादा सही है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, बाकी सही पहला गलत थोड़ी है, सही अभिव्यक्ति तो पहला भी सही है। तो ये वैसे डिलीट भी हो सकता है। डिलीट क्यों हो सकता है? क्योंकि इसमें पहला भी सही है, ये कह रहा है कि सही अभिव्यक्ति, तो पहला सही अभिव्यक्ति तो है ना भाई, तो पहला भी सही है, लेकिन बोथ कह रहा है, तो इस कारण इसमें सी आंसर हो जाएगा ज़्यादा। आगे चलते हैं।
निम्न में से किसे साख की शर्तों में शामिल नहीं किया जाता, यानी अगर बैंक उधार देगा आपको तो क्या नहीं देखेगा वो, इंटरेस्ट रेट तो देखी जाएगी बिल्कुल। और उसके बाद में जो कोलेट्रल देखी जाएगी। कोलेट्रल का मतलब क्या होता है? कोलेट्रल होता है जैसे मान लीजिए आपने कोई लोन लिया तो उसके अगेंस्ट आप सिक्योरिटी रखते हो ना, यानी उस लोन को सिक्योर करने के लिए जो आप एसेट्स रखते हो, जैसे आपने एफडी के अगेंस्ट लोन लिया तो एफडी रखी, आपने अगर केसीसी लिया तो लैंड मतलब अपनी क्रॉप को हाइपोथिकेट किया और अपने लैंड को पे चार्ज क्रिएट किया, ठीक है। अगर आपने मान लिया हाउस लोन लिया तो आपने हाउस को मॉर्गेज किया, तो ये क्या कहलाती है? कोलेटरल कहलाती है। तो ये भी ध्यान देगी। मोड ऑफ रिपेमेंट, अब रिपेमेंट कैसे करोगे ये भी देखा जाएगा। लेकिन जो बोरोवर है वो कितना पढ़ा लिखा है इससे मतलब नहीं है कोर्ट को, मतलब बैंक को। वो तो आपको अगर आप अनपढ़ भी हो तो भी दे देगा। हालांकि जो डॉक्यूमेंटेशन करेगा उसमें स्पेशल ध्यान रखेगा, उसमें 2 विटनेस अलग से लिए जाएंगे। लेकिन उधार देने वाले व्यक्ति की शिक्षा इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाएगी। साख यानी उधार देते समय, साख का मैंने मतलब बताया ना आपको, उधार, लोन। आगे चलते हैं। पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर है। अगला प्रश्न, भूमध्य सागरीय कृषि किस प्रदेश में की जाती है? तो कैलिफोर्निया वाला एरिया है ना, वहाँ पे भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। कहाँ पे? कैलिफोर्निया वाला एरिया, इनमें से आंसर हो जाएगा। डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीओ के बारे में इतना कुछ पढ़ा और आया क्या? 1995। 1 जनवरी भी नहीं पूछा भाई ने, ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न जितनी मेहनत करी ना बंदे ने, पूछा नहीं, और पूछा तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछ लिए जो किसी को नहीं आ रहे। उत्पादों के मांग पक्ष के आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करने का वैकल्पिक तरीका। बात किस पे कर रहे हैं? उत्पादों की मांग पक्ष के आधार पे। तो कितना खर्चा करेगा बंदा, तभी तो उसका मतलब उसी आधार से जीडीपी निर्धारित की जाएगी ना। तो क्या हो जाएगा? व्यय विधि। मांग किससे होगा? तो व्यय करने से तो मांग उत्पन्न होगी ना। इस तरह से आप रिलेट कर सकते थे, आपको एग्जैक्ट नहीं पता था क्योंकि लैंग्वेज नहीं समझते कई बच्चे, तो इस कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अनौपचारिक क्षेत्र ऋण का स्रोत है? ऋण का स्रोत, अनौपचारिक ऋण का स्रोत कौन सा हो गया? औपचारिक तो कौन सा हो गया? जैसे आप कोई मतलब एनबीएफसी से लोन लेते हो, बैंक से लोन लेते हो, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन लेते हो, कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेते हो, ये तो क्या हो गया? औपचारिक। और अगर आप किसी सेठ साहूकार के पास गए, साहब साहब जी तो 10,000 मतलब 10 लाख रुपए उधार दे दो, शादी करनी है, तो वो क्या कहलाएगा? वो अनौपचारिक लोन कहलाएगा। उसमें क्या हो, फॉर्मेलिटीज़ कम होगी लेकिन ब्याज बहुत। तो कभी भी अनौपचारिक क्षेत्र से लोन लेना ही नहीं। अगर मम्मी पापा कह रहे हैं कि लोन लेना सेठ साहूकार से, तो ना, क्योंकि घर बिक जाते हैं भाई। तो इसका ध्यान रखना है मैं स्पेशली। तो सेठ साहूकार से कभी लोन न ले, उससे अच्छा आप खर्चा ही कम करें। राजस्थान में मूंगफली की प्रमुख मंडी कहाँ पे है? तो मूंगफली की प्रमुख मंडी है बीकानेर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई थी? तो राजस्थान में पहले मसाला पार्क की स्थापना ना जोधपुर में की गई। कहाँ पे? जोधपुर में की गई। तो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से उष्ण कटिबंधों की स्थायी पवन कौन सी है? उष्ण कटिबंधीय स्थायी पवन कौन सी है? तो व्यापारी पवन स्थायी पवन है। ये लगभग 30 डिग्री से 60 डिग्री के आसपास, मतलब 30 डिग्री के 0 डिग्री से 30 डिग्री के आसपास चलते हैं ना ये। तो उपोष्ण कटिबंधीय कह सकते हैं, लेकिन उष्ण कटिबंधीय में तो है ना, स्थायी भी है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यापारिक पवन। अगले प्रश्न में चलते हैं। 2020-21 की चालू कीमतों पर अधिकतम प्रति व्यक्ति विशुद्ध राज्य उत्पाद वाला राज्य तो अपना गोवा। गोवा टॉप कर रहा है हर प्रश्न में। देखो, न्यू इंग्लैंड कहाँ पे है? तो यूएसए में। न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश है, वो यूएसए में। कहाँ पे? इंग्लैंड में नहीं है, ये यूएसए में। तो इसका आंसर यूएसए जिसने भी बताया है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्राथमिक उद्देश्य, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस लिए आई थी? उसको व्यापार करना था, समुद्र पार व्यापार से लाभ कमाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। फिर यहाँ पे आई तो उसने देखा कि यहाँ तो पोल पड़ी है, तो उसने पोल में ढोल बजा दिया बाद में, है ना। तो पोल कभी भी नहीं देनी है हमें। निम्न में से किसको उपभोक्ता अधिकारों में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो सुरक्षा का अधिकार मिलता है, चयन का अधिकार भी है, सूचित होने का अधिकार भी है, लेकिन बोलने का अधिकार नहीं है। बोलने का अधिकार तो वाद और अभिव्यक्ति का अधिकार में समाहित होगा, और वो कहाँ मिलेगा? वो आर्टिकल 19 में मिलेगा ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न में चलते हैं। सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों या रुकावटों को हटाना क्या कहलाता है? अगर सरकार प्रतिबंध हटा रही है ना, रुकावट हटा रही है, लाइसेंसिंग व्यवस्था है ना, पहले क्या था, जो उद्योग धंधे स्थापित करने लाइसेंस लेना पड़ेगा, बहुत फॉर्मेलिटी बहुत थी, उसको खत्म कर दिया। इसे क्या कहा गया? उदारीकरण। तो इसे क्या कहेंगे? उदारीकरण। वैश्वीकरण, निजीकरण इसे नहीं कहेंगे, ठीक है, इसे उदारीकरण कहेंगे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादक क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो देखो, प्रेरी, स्टेपी और कंपोज, ये तो मुझे लगता है। और पंपाज नहीं है, क्योंकि कंपोज है ना, ये भी बहुत मतलब कंपोज घास के मैदान है ना, वो भी वहाँ भी बहुत मतलब खाद्यान्न उत्पादन होता है।
तो मेरे हिसाब से पंपाज होना चाहिए, बाकी कंपोज होता है तो भी देख लेना आप एक बार कि सी या डी में से इसका आंसर होना चाहिए। मैं इसके साथ जाऊंगा पंपाज के साथ में, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है? तो क्रियात्मक पक्ष के विकास के संदर्भ में भाषा का विकास आता है, भाषा का शिक्षण आएगा। क्या आएगा? भाषा का शिक्षण। जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में पाया जाता है? तो परिकल्पनाओं का निर्माण करना। क्या? परिकल्पनाओं का निर्माण करना इसका आंसर हो जाएगा। शैक्षणिक कार्यों में एकरूपता को कम करने के लिए मूल्य अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये सौंदर्यात्मक इसका आंसर जिसने भी लगा उसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा परंपरागत उपागम है? तो विषयगत है, ये परंपरागत उपागम माना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मानचित्र तैयार करने का प्रयास कौन कर रहा है? यानी जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं हमारे, उनके लिए स्पर्श मानचित्र बनाया जा रहा था ताकि वो देख के उन चीज़ों को समझ सके, मानचित्र को समझ सके। कौन तैयार कर रहा है? तो वो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी तैयार कर रहा है। किसके द्वारा? एनसीईआरटी के द्वारा। जो दृष्टिबाधित बच्चे हमारे, उनकी सहायता के लिए स्पर्श मानचित्र यानी देख के उस मानचित्र को अनुभव कर सके, वो किया जा रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शब्दावली खोज तालिका का मिलान करना है, तो इसमें राष्ट्रीय एकता, ये एक के साथ 4 करना था, यानी राष्ट्रीय एकता, इतिहास, और मतलब इस तरह से आपको करना है। तो 4 3 2 1 जिसने भी लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब ब्लर है, तो आपको ये नहीं देखना, आपकी कनेक्टिविटी का इशू नहीं है, ये हमारी पीडीएफ का इशू है, तो ये पेज वाला थोड़ा रहेगा, इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। अगले प्रश्न में चलते हैं। हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज़्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए स्पेस उपागम को अपनाना चाहिए, और स्पेस उपागम के स्थान पे मतलब किसे अपनाना चाहिए, किसे छोड़ देना चाहिए? तो एकीकृत उपागम को तो अपनाना चाहिए, है ना, और विषयी उपागम को छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये पुराना हो गया है। तो एकीकृत उपागम को अपनाओ, विषय उपागम को छोड़ दो। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित करना है, तो प्रायोजना विधि के चरणों में जिसने भी 3 1 2 4 6 और 5 लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। कौन सा? 3 1 2 4 6 5, 3 1 2 4 6 5, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। मॉरिसन द्वारा दिए गए बौद्ध स्तर की शिक्षण व्यवस्था के 5 सोपानों को सही क्रम में रखना था। तो सबसे पहले इसने माना अन्वेषण को, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण को, उसके बाद में वर्णन को, उसके बाद में माना है व्यवस्था को, और सबसे अंत में माना परिपाक को। तो जिसमें सबसे अंत में परिपाक और पहली बार अन्वेषण माना है ना, वो सही हो जाएगा। तो 3 और 5 लास्ट में, 3 पहले और 5 सबसे अंत में है ना, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जिसने भी ऑप्शन सी लगाया नहीं, 3 1 2 4 और 5 लगाया उसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्व गतिविधियों का अभिलेख रखता है? तो सचिव साहब है ना, वो रखते हैं। तो इसका आंसर जिसने भी सचिव, सेक्रेटरी जिसने लगाया ना, वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाकर हम के आधार पर सीखते हैं? यानी जो रेडियो, टीवी, कैमरा, इनसे कैसे सीखते हैं? हम नैमित्तिक अनुबंधन के आधार पर सीखते हैं। तो जिसने भी नैमित्तिक अनुबंधन लगाया वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। डीएनए क्या है? तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ये डीएनए का पूरा फॉर्म है। अगले प्रश्न में चलते हैं। शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो शारीरिक गतिज वृद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था वो नृतक बनेगा। क्या बनेगा? नृतक जिसने भी लगाया ना, डांसर जिसने भी लगाया ना, वो सही हो जाएगा। आज बहुत सारे बच्चे डांस कर रहे होंगे क्योंकि पेपर बहुत ही शानदार गए हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अधिगम अक्षम बालक की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? तो अभिक्रिया प्रवृत्ति सही है, सामयिक अस्थिरता ये भी सही है, अवधान में कमी ये भी सही है। तो ये सारे सही हो जाएंगे। तो जिसने भी ऑप्शन डी यानी ये सभी लगाया उसका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। पावलोव द्वारा किए गए CS किसे इंगित करता है? तो CS है ना, वो लार को इंगित करता है। किसे? लार को इंगित किया जाता है। पावलोव के द्वारा CS के द्वारा लार को अंकित किया गया है। तो जिसने भी लार विकल्प पे टिक लगाया है उसका सही होना चाहिए। हमारा बताया गया उत्तर अंतिम नहीं है ना, ये आपको एक लाइन देगा, 2 3 4 प्रश्न इधर उधर होंगे, बाकी तो सही होंगे क्योंकि पेपर इतना सरल हो गया ना। थोड़ा टफ होता तो फिर भी हमें भी ज़्यादा जोर आता। अगला प्रश्न है के अनुसार बुद्धि वही जो बुद्धि परीक्षण मापता है। यानी एक विद्वान है, वो क्या कह रहे हैं बुद्धि के बारे में कि बुद्धि वही है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। तो ये कौन कह रहे हैं? ये बीने साहब कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? बीने साहब के द्वारा कहा जा रहा है। तो जिसने भी बीने लगाया उसका सही होना चाहिए। मास्लो के अनुसार सबसे पहले आवश्यकताएं आती है किसमें? तो सबसे पहले जो आवश्यकता होती है ना, वो देही की आवश्यकताएं सबसे महत्वपूर्ण होती है, सबसे पहले होती है।
अगले प्रश्न में चलते हैं। जब बालक सीधे दाएं हाथ से लिखना सीखता है और कौशल का अधिगम अंतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ का उल्टे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। इसे हम कहेंगे द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक अधिगमांतरण। जिसने भी लगाया है, ये हमारे जो बालक है जो ये करके आए हैं पेपर, इन्होंने देखो एलिमिनेट कर दिया ए और सी को। अब इनका उत्तर 50% चांस है कि सही होगा। वैसे इनके चांस 70% चांस है कि इनका उत्तर, ये वाले प्रश्न का उत्तर सही होगा। क्यों? क्योंकि इनकी मेच्योरिटी लेवल मैंने देखी ना, बहुत शानदार है, तो इसका आंसर इन्होंने सही लगाया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो जो संवेग है, कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? तो आवश्यकता है, अंतर्नोद है, प्रोत्साहन है, लेकिन संवेग नहीं है। तो इसका आंसर जो नहीं है वो पूछा था, तो सी इसका आंसर, यानी संवेग इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपके जो पेपर हो सकता है उसमें सी में न लिखा हो, डी में लिखा हो, तो इसका संवेग आंसर है। ठीक है। किस प्रकार के अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो विलंबित है ना, वो सर्वाधिक प्रभावी माना गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एमएस वर्ड में कितने प्रकार के रूलर होते हैं? तो आप सबको पता है 2 प्रकार के रूलर होते हैं एमएस वर्ड में, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के स्रोत क्या है? तो जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के, तो देखो अवशिष्ट किसे कहते हैं? जो रेजिडुअल रह जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए लैपटॉप खराब हो गया, अब उसकी प्लास्टिक की बैटरी कहाँ फेंकोगे? तो बैटरीज होती है, जोखिमपूर्ण है, बिल्कुल है, क्योंकि फट सकती है, कई दिक्कत है। पेंट में लेड वगैरह होता है, शीशा वगैरह होता है, वो भी है। ठीक है। सॉल्वेंट्स ये भी होता है। तो इस प्रकार जिसने भी इसका आंसर ऑप्शन बी लगाया है उसका आंसर सही हो जाएगा। पेड़ की पत्तियां खराब कैसे होगी? पशु कचरा कैसे होगा? वो तो वातावरण में आराम से हो जाता है गायब। और जानवर के गोबर पौधे ये हो ही नहीं सकते। तो सीधी सी बात है कि जो जोखिमपूर्ण है ना, वो बैटरीज, पेंट और सॉल्वेंट्स ही होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं। कैश मेमोरी और के बीच बफर के रूप में कार्य करता है। कैश मेमोरी क्या काम करती है हमारे कंप्यूटर में? जैसे कंप्यूटर में देख रहे हो ना, कभी आप देख रहे हो कि टाइम ले रही है वो, तो कैश मेमोरी उसमें क्या है, थोड़ी कैश मेमोरी में ना हेवी लोड हो गया उस पर, तो वो थोड़ा टाइम ले रहा है, बफर कर रहा है। तो इसे सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में जो कार्य करती है ना, वो कौन सी मेमोरी कार्य करती है? तो सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच में कैश मेमोरी कार्य करती है। कौन करती है? कैश मेमोरी। अगले प्रश्न में पेटाबाइट। एक पेटाबाइट का मतलब क्या होता है? 1024 टेराबाइट को आप जोड़ दोगे ना, तो एक पेटाबाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक पेटाबाइट बन जाएगा, एक पीबी बन जाएगा। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है। एक डेटाबेस में एक एसक्यूएल वह कमांड है जो एक इंडेक्स को हटाने में काम आता है। एसक्यूएल क्या ड्रॉप बॉक्स में मिलेगी? कहाँ पे मिलेगी? ड्रॉप बॉक्स में, ड्रॉप इंडेक्स में मिलेगी आपको। ठीक है। तो इस प्रकार हमने, जिसने भी इसका ऑप्शन डी लगाया उसका सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने आंसर की देख ली है। संभावना है कि 99% हमारे आंसर की सही होगी, लेकिन हो सकता है 98 भी हो जाए। बाकी आपको अगर यहाँ तक रीट वाला मिशन कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारे जीवन का मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैंने आपसे पहले दिन से कहा था, आरएएस हमारा टारगेट है। हम रीट के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं, रीट में हो गया कोई बात नहीं, इट्स ओके, लेकिन हमारा परम उद्देश्य क्या होना चाहिए? आरएएस होनी चाहिए। आरएएस आप जैसे मान लिया रीट में आप रैंक 1 लेके आ गए ऑल राजस्थान में, ठीक है, लेकिन वो आप अध्यापक ही रहोगे। आपको आरएएस बनने के लिए आरएएस की तैयारी करनी पड़ेगी। तो आरएएस की तैयारी करने के लिए देखो, हमसे लगातार जुड़े रहो, आपसे ये निवेदन है। आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छी टेस्ट सीरीज मिलेगी। बाकी आपके हर एक कदम पे हम आपके साथ बने रहेंगे, अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। बाकी पढ़ते रहो, बने रहो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या नाम है? मुलान स्कूल। मुलान स्कूल, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब पे मुलान स्कूल से मिल जाएगा, टेलीग्राम पे मुलान स्कूल LRE नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लो। बाकी इस प्रकार का लोगो है वो मिल जाएगा आपको। और पढ़ते रहो, बने रहो। ऑल द बेस्ट।